महिला सशक्तिकरण, वीमेंस एम्पावरमेंट की बात बहुत हो रही है, तो चलिए हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो इस सशक्तिकरण की एक सुंदर प्रतिमा हैं। प्रमिला सुराना जी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पहली महिला ऑफिसर, आईएएस में निश्चित रूप से 2 जिलों के कलेक्टर के रूप में नाम कमाया, एलएलबी, एमबीए में टॉपर, पीयूसी में टॉपर, हाई स्कूल में सेकेंडरी जिसे कहते हैं सेकंड रैंक, एमए इकोनॉमिक्स, पहले लेक्चरर फिर अफसर, और अपनी प्रतिष्ठा को बनाया इन्होंने। निश्चित रूप से आज उनकी प्रतिष्ठा उनकी संगिनी है। आपका स्वागत है। सब लोग जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ। मेरा जन्म भीलवाड़ा जिले में हुआ, भीलवाड़ा शहर में 1954 में। और पढ़ी वहीं पर आप शुरू में? नहीं, शुरू में मेरे पिता गंगानगर में पोस्टेड थे, तो मेरी जो शिक्षा जो प्रारंभ हुई वो मेरी गंगानगर से प्रारंभ हुई। अच्छा। फिर जब मैं 7th क्लास में आई तब हम लोग भीलवाड़ा आ गए थे, मेरे फादर का वहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, तो फिर उसके बाद में मेरी एमए तक सारी एजुकेशन वहीं से हुई। एमए इकोनॉमिक्स में आपने जी किया? हाँ, जी हाँ। अच्छा। और 1973 में कब किया आपने एमए इकोनॉमिक्स? एमए 74 में किया। 74 में किया। जी हाँ। उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन हो, मैं लेक्चरर बन गई पहले तो। हाँ। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन, महारानी कॉलेज में रही? महारानी कॉलेज में, और एमए की क्लास में यूनिवर्सिटी में लेती थी। हाँ। और उसके बाद में फिर मेरा भीलवाड़ा कॉलेज में ही हो गया सिलेक्शन। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ी थी। हाँ। तो वहाँ पर फिर मैंने 1 साल पढ़ाया। अच्छा। और जहाँ पढ़ी थी वहीं पढ़ाना पड़ा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा। जो मेरे गुरु थे उनके साथ में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, वो मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। हाँ। और सबसे खास बात यह कि मेरे फादर भी वहीं प्रोफेसर थे, तो उनके साथ भी मैं एक तरह से कलीग बन के मैंने काम किया। जो विवेकानंद ने कहा था ना, उठो जागो, जब तक वो देश की प्राप्ति ना हो रुको मत जी। और एक स्वेट मॉडर्न की बुक है आगे बढ़ो जी। इन पुस्तकों के अंदर जो एक मर्म है व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का, उसकी प्रेरणा का स्रोत स्वयं वो बन जाता है, वो आपके व्यक्तित्व में समाहित हुआ। ये कैसे संभव बना? किसने प्रेरणा दी आपको आगे बढ़ने के लिए? इसके लिए मैं अपने पिता को श्रेय देना चाहूँगी कि उस ज़माने में भी, जबकि 70 बल्कि मैं तो 68 में मैंने 10th कर लिया था, तो उस ज़माने में भी वो अपने ज़माने से बहुत आगे की सोचते थे। और उनका ये मानना था कि यदि एक लड़की पढ़ जाती है, महिला पढ़ जाती है, तो पूरा परिवार पढ़ जाता है, पूरा परिवार सशक्त हो जाता है। तो इसी कारण से उन्होंने मेरी माताजी, जो ऑलमोस्ट अनपढ़ थी, 4th पास थी शादी के समय, उनको भी पढ़ा के उन्होंने एमए बीएड करवाया, और उसके बाद में वो भी टीचर रहीं, और वही शिक्षा उन्होंने हमको भी दी। हमें कभी ये अनुभव नहीं होने दिया कि आप लड़की हो तो पीछे रहना है। प्रशासनिक सेवाओं में तब तक कोई भी महिला नहीं थी जी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये भी मेरे पिता की प्रेरणा थी। मैं तो शायद समझती भी नहीं थी कि वो तो प्रिंसिपल थे, वो तो प्रोफेसर थे, बट उन्होंने मुझे यही बोला कि अच्छे स्टूडेंट्स के लिए हर जगह स्थान होता है, और तुम अच्छे से पढ़ो और आरएएस का, आईएएस का एग्ज़ाम देना, प्रशासनिक सेवा में जाना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से काम आप अध्यापिका भी थी, प्रोफेसर थी जी, और आप अफसर भी बनी जी। दोनों के बीच में क्या अंतर पाया आपने व्यक्तित्व के रूप में? क्या दोनों का व्यक्तित्व समान ही होता है दोनों का? नहीं, बहुत अंतर है। वहाँ पर तो आपको मैं ये मानूंगी कि उसके अलग प्लस पॉइंट्स कहूँगी मैं, कि पढ़ा रहे हैं आप, निरंतर युवाओं के साथ में रहते हैं, तो आप हमेशा यही फील होता रहता है कि आप खुद भी युवा हैं, और निरंतर आप पढ़ते रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, समय मिलता रहता है। प्रशासनिक सेवा में अलग ढंग के चैलेंजेस होते हैं जिनको आप दिन प्रतिदिन फेस करना पड़ता है, तो इसका एक अलग आकर्षण है कि मैंने जो सुना है कि आप अपने अधीनस्थों को काफ़ी अधिक गाइड करती थी जी, उनको बताती थी क्या सही मार्ग है जी, कौन सा कार्य करने का तरीका सर्वोत्तम है। ये आपके अध्यापक होने का प्रभाव था? हाँ, कुछ ये था, और कुछ मेरा शायद व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि मुझे हमेशा ये लगा कि बॉस को बॉस नहीं रहना चाहिए, लीडर होना चाहिए, जो कि टीम को साथ लेकर चले। और जब तक आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप रह लें, किसी भी विभाग में रह लें, किसी ज़िले में रह लें, जब तक टीम आपके साथ में नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते। 5 भाई बहनों की जो परिवार की मंडली थी उसकी चार भाई। अच्छा, तो उसकी भी आप अध्यक्षा थी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी थी? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या वो आत्मविश्वास जो परिवार में पनपा, क्या वो प्रदर्शित हुआ आपके कार्य में भी? बिल्कुल। हम चारों में इतनी ज़्यादा आपस में अंडरस्टैंडिंग थी,
और मैं इस बात का क्रेडिट लेना चाहूँगी और मैं कहूँगी कि मेरे भाई बहन मेरे से, हालांकि मेरी बहन सिर्फ 1.5 वर्ष छोटी है, लेकिन मेरे तीनों भाई बहन मेरा इतना कहना मानते थे। वो आज तक कहते हैं कि हम मम्मी डैडी से इतना नहीं डरते थे जितना तेरे से डरते थे। चलिए मान लीजिए मैं आपकी बहन के पास जाकर ये पूछता हूँ कि प्रमिला जी के लिए एक शब्द बताइए, विशेषण, क्या कहेंगी वो तो क्या मैं कहूँ, वो तो उसको ही बता पाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा हम दोनों बहनों में स्नेह है कि मतलब हम कहेंगे दो जिस्म मगर एक जान है। हम दोनों में इतना ज़्यादा, हम दोनों की हर आपके दोनों भाइयों ने भी आपसे प्रेरणा बहुत बहुत। अच्छा, अब भी संपर्क में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ। स्कूल के जीवन में और कॉलेज के जीवन में आपने क्या कुछ डिबेटिंग या कोई ऐसी स्किल डेवलप की जो कि आप काफ़ी प्रयोग कर? जी हाँ, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ और पर्टिकुलरली मेरा जो इंटरेस्ट रहा वो ऐसी चीज़ों में, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बहुत रहा। चूँकि मेरे फादर हिंदी के प्रोफेसर थे तो मेरा हिंदी लिटरेचर के प्रति एक स्वाभाविक रुझान था। और कौन पसंद था आपको ज़्यादा अच्छा लेखक? मुझे जयशंकर प्रसाद बहुत पसंद थे। अच्छा। और क्या क्या पढ़ा आपने उनका? जयशंकर प्रसाद की मैंने कविताएं बहुत पढ़ी हैं, कामायनी पढ़ी है उनकी मैंने, और कविताएं पढ़ी हैं, प्लस उनके नाटक पढ़े हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त वगैरह सभी पढ़े हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, तो उपन्यास भी थे? उपन्यास भी पढ़े हैं उनके। हाँ, तितली, कंकाल तितली, जी हाँ। अच्छे, बिल्कुल। और तो ये साहित्य की जो रुचि है आपकी साहित्य में, ये अब तक चल रही है क्या? अभी आप पढ़ने की शौकीन हैं? बिल्कुल शौकीन हूँ मैं। जैसे मुझे अभी नरेंद्र कोहली का, मुझे जो रामायण नए संदर्भों में आई है मुझे बहुत पसंद है। इसी ढंग से महाभारत, रामकथा जो उन्होंने नए संदर्भ में लिखी है। जी हाँ। नहीं, रामकथा के 2 भाग हैं, 7 ग्रंथ हैं उनके। नहीं वो तो ठीक है। जी हाँ। रामकथा में पहले जो है वो 5 अंग थे। जी हाँ, 5 भाग थे। अब अभ्युदय करके 2 भाग हो गए। हाँ, वो मैं भी पढ़ रही हूँ, अब उसको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। ऐसी महासमर जो उन्होंने महाभारत पे लिखा है। अच्छा, वो पढ़ा है आपने? जी हाँ, जी हाँ। हाँ। अच्छा, क्या विशिष्ट शैली है। बिल्कुल बिल्कुल, कमाल है। मतलब वो ईश्वर से उनको मानव बनाकर और हर तरह की मानव बनाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप RAS ऑफिसर थी तो आपने कई पदों को निश्चित रूप से अपनी व्यक्तित्व के माध्यम से उन पर छाप छोड़ी। कौन सा पद आपको याद आता है RAS में जो अच्छा था? एक तो मुझे हाउसिंग बोर्ड का बहुत अच्छा लगा। एज चीफ एस्टेट मैनेजर मैं वहाँ पर रही हूँ हाउसिंग बोर्ड में, और मेरा टेन्योर भी वहाँ बहुत लंबा रहा, 5 साल में वहाँ रही। तो मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे लोगों की सहायता करने का मौका मिला। मतलब मैं तो भूल भी गई, कई लोग मेरे पास अभी भी आते हैं कि आपने हमको, ये हमारी इतनी समस्या हो रही थी, हमारा मकान दिलवा दिया आपने, हमारी रजिस्ट्री आपने तुरंत करवा दी, हमारा इतना काम अटका पड़ा था वो करवा दिया। तो वो मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ लोगों को उसके कारण से काम उनके हुए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। यदि मान लीजिए किसी कार्य में विलंब होता है और उसका आप सरलीकरण करना चाहती हैं, तो क्या आप उसके लिए सुझाव देती रही हैं अपने अधिकारियों को कि ये नियम बदले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल देती रही हूँ, सुझाव भी देती रही हूँ, उनके सामने ढाल बनकर भी खड़ी रही हूँ। वरना आजकल सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो काम इसलिए नहीं करना चाहते कि सीनियर्स उसकी जब कोई बात आ जाती है तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पर उनके सामने मैं हमेशा यही कहती थी कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब मैं कह रही हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, आगे जवाब देना होगा तो मैं जवाब दूंगी। कभी उच्च अधिकारी से संघर्ष हुआ किसी मामले में? बहुत कम, कभी ऐसा कोई विशेष ऐसी स्थिति नहीं आती, कभी बहुत रेयर, कभी। अच्छा, आपने कई अधिकारियों के साथ काम किया, IAS दूसरे, उनमें किसी अधिकारी का नाम लिए बिना बताइए उसके 3 गुण क्या थे? बहुत हार्ड वर्किंग, ईमानदार और अपने सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट करने वाले। पता है आपने क्या किया? आपने कहा हार्ड वर्किंग, ये एबिलिटी का गुण है, सबॉर्डिनेट्स को सपोर्ट किया, बिहेवियर का गुण है, ईमानदार कैरेक्टर का गुण है, ABC, ये तीनों गुण जब व्यक्ति में आ जाते हैं जी, तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व एक सुरभित होता है जी, सुशोभित होता है। आप भी मानती हैं आप में ये तीनों गुण थे या हैं? कोशिश की है मैंने ऐसा बनने की। एक बात बताइए प्रमिला जी, ईमानदारी से, आप तो खैर ईमानदार हैं, क्या ईमानदार बने रहना प्रशासन में कठिन कार्य है क्या? मैं तो नहीं मानती, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि ईमानदार बने रहना बहुत आसान है, और उसके कारण से आप बहुत मजबूत होकर उभरते हैं यदि आप ईमानदार हैं तो। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है किसी कारण से, वो भी ईमानदार की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये क्या एक विडंबना है? ये बिल्कुल सही बात है, और यदि आप ईमानदार हैं तो कोई आपको कभी गलत काम के लिए नहीं कहेगा,
और कोई किसी ढंग के आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश नहीं क्या करे। राजनीतिज्ञ भी आपके प्रशंसक थे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये मानूंगा कि मुझे कभी किसी राजनेता से कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने मुझे बल्कि हमेशा ना सपोर्ट उनको किया। आपसे हुई? ना उनको मुझसे हुई, और हुई भी होगी तो उन्होंने मुझ पर कभी जाहिर नहीं किया, पर मैं मानती हूँ कभी एक आध किसी से हुई होगी, किसी को हुई भी होगी। तो ठीक है, मैं तो यही मानती थी कि अधिक से अधिक क्या होगा, ट्रांसफ़र करवा दीजिए, करवा दिया ट्रांसफ़र, कोई बात नहीं। हुआ थोड़ी कभी? कभी एक आध बार ऐसी स्थिति आई थी सर। अच्छा, क्या सुनने की कला की आप मर्मज्ञ हैं? आप सुनती हैं अच्छी तरह से जी हाँ, जनता बिल्कुल। को? जी हाँ, बिल्कुल। आप कलेक्टर रही हैं, जी आप हाँ। एडीएम रही, जी सब हाँ। रही हैं, जी हाँ। तो क्या आप जनता को शिकायत लेके आती है जी। तो आप उसको पूरा ध्यान से सुनती जी हैं हाँ। या 15 काम चल रहे होते हैं, नहीं टेलीफोन नहीं ये वो, उसमें आप नहीं, पूरा? मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आदमी को ढंग से सुन लो तो वो आधा शांत तो उसी से हो जाता है, कि उसकी समस्या का समाधान तो जितना भी नियमों में होगा, जो कुछ भी कर पाएंगे करेंगे, लेकिन अगर उसको ढंग से सुना भी नहीं जाता है तो सबसे बड़ा ग्रीवांस उसको यही होता है कि मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही। तो सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आए तो उसकी बात शांति से अच्छे से सुन ली जाए, पूरी बात, और समझने की कोशिश की जाए। अच्छा, चलिए, एक अच्छा प्रशासक जो होता है उसके मुख्य रूप से ऐसा क्या गुण होता है जिसको वास्तव में अच्छा बनाता है? एक अद्भुत क्या ऐसा गुण होता है उसका? नहीं, मैं ये मानती हूँ साहब कि एक तो उसको अच्छे से मेहनत करे, काम टाइम पे कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है हमारे यहाँ, मैंने जीवन में कभी एक फाइल भी मैं टेबल पर छोड़कर नहीं गई। ओहो। तो रोज जितनी भी फाइलें, अगर मैं दौरे पर भी गई हूँ तो मैं शाम को आकर ऑफिस में बैठकर सारी फाइलें निपटाती थी, और कभी मैं फाइलें घर पर लेकर नहीं गई कि घर आकर मैं काम कर रही हूँ। ऑफिस में ही मैं सारा काम कर कर आती। और मैं ये मानती हूँ कि यदि आप सुबह से लेकर जो ऑफिस का टाइम है उसमें बैठकर आप ईमानदारी से काम करें तो कभी कोई काम पेंडिंग रह ही नहीं सकता। यदि आप बीच में चले गए, 2 घंटे चले गए, गायब हो गए, लंच पे जा रहे हैं लंबा लंबा, मुझे तो कभी याद ही नहीं आता कि मैं कभी लंच लेने घर पे आई या कहीं लंच लेने के लिए गई। मेरा नियम यही था कि मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहो ऑफिस में। लंच आप कैसे लेती थी? बस थोड़ा हल्का फुल्का कुछ भी खाना है, चाय पीनी है तो वहीं ले लिया, बाकी शाम को डिनर लेती थी घर आके। अच्छा, और सवेरे आप अच्छा Breakfast नाश्ता करके, कर लेते थे? हाँ, थोड़ा बिल्कुल बहुत अमेरिकन जो भी। सिस्टम है ये। हाँ, हल्का फुल्का नाश्ता, नाश्ता भी बहुत ज़्यादा नहीं। अमेरिकन सिस्टम है, जी वहाँ हाँ। लंच नहीं लेते लोग जी हाँ, ज़्यादातर जी हाँ। वहाँ पर अच्छा, एक बात बताइए कि आपके परिवार के बारे में बताइएगा। आपने बताया माता जी पिताजी के लिए, आपने भाई बहन के लिए बताया, तो आपका विवाह कब हुआ? मेरा 1978 में। इन्होंने आपको चुना या आपने इनको चुना? नहीं, ये हमारा तो अरेंज शादी थी वैसे तो। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो हमारे माता पिता ने किया, लेकिन उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपकी हाल ही में मैरिज एनिवर्सरी भी थी। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक पति की अपेक्षा सरकारी अधिकारी जब खुद हो, आईएएस अफसर हो, जो कि आपके पति हैं और आप भी आईएएस हैं, उसकी अपेक्षा अपनी ऐसी पत्नी से जो स्वयं एक अधिकारी है, क्या होती है ख़ास? मैं तो ये मानती हूँ कि मैं जहाँ तक मेरा अपनी ही बात कर रही हूँ कि मेरे पति में और मुझ में कभी इस कारण से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ कि सब हम दोनों अफसर हैं, बल्कि हमेशा सपोर्ट ही मिला है मुझे उनका। और उनकी तो अपेक्षा हमेशा यही रही, वो हमेशा यही प्रशंसा करते रहे कि ये मेरे से बेटर प्रशासक हैं। अच्छा, कहा उन्होंने? हमेशा बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि शी इज़ अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन मी। पता है आपको, ये वाक्य उन्होंने मुझे भी एक बार कहा। तो ये मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी बात है। मतलब नॉर्मली मैं देखती हूँ आजकल के इवन बच्चे भी होते हैं, वो पति से उनको ईगो प्रॉब्लम्स, पत्नी से ईगो प्रॉब्लम्स आ जाएगी उनको, लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी भी मुझसे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं तो बाद में सर्विस में आई थी उनसे, वो पहले से थे, उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा मुझसे ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझे हमेशा एक तरह से गाइड किया है हर चीज़ में कि क्या करना क्या नहीं करना, हर चीज़ हम डिस्कस करके करते थे। बहुत अच्छे, मुबारक हो आपको। बेटियों के बारे में बताइए। जी, पहली बेटी कब हुई? 81 में हुई थी। दूसरी 82 में। 82 में। अच्छा, कहाँ पढ़ी हैं बेटियाँ दोनों? दोनों जयपुर में ही पढ़ी हैं। किस स्कूल में? पहले सोफिया में थी, उसके बाद में IAS में पढ़ी हैं दोनों। अच्छा, ठीक है। अब कहाँ हैं दोनों? एक तो जयपुर में ही है, बड़ी अच्छा, वाली। अच्छा। और छोटी जो है वो शिकागो है। अच्छा, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन? दोनों की एक डॉटर्स हैं। अच्छा, आपके 2 हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, कितनी बड़ी हो गई वो? बड़ी वाली की जो बेटी है वो तो 8.5 ईयर्स की है। अच्छा। और छोटी वाली की अभी 3 ईयर्स की होगी जून में। अच्छा, 3 इयर्स की होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो आप इनसे निरंतर संपर्क रखती हैं, बिल्कुल, बातचीत करती ऑलमोस्ट हैं? डेली। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो मान लीजिए जो आपकी बड़ी बिटिया है, ग्रैंड चाइल्ड डॉटर जी। तो उससे आप जो वार्तालाप करती हैं उसमें मुख्य क्या होता है, धारा क्या होती है, संकेंद्रण क्या होता है? हर चीज़ हम डिस्कस करते हैं आपस में बैठ के, और वो मेरे से बहुत क्लोज है, और बल्कि कुछ सब्जेक्ट्स तो कहती है कि मुझे नानी से ही पढ़ने हैं। अच्छा, तो वो अच्छा। मेरे पास आ जाती है, पास ही रहती है मेरे,
और हर तरह की बात मेरे साथ खेलेगी बैठकर, मेरे साथ लूडो अच्छा, खेलो। बड़े सुनते हैं नानी की कहानी होती है, आप सुनाती हैं कहानी? जी हाँ, कभी? बिल्कुल सुनाती ये हूँ। कहानियाँ कौन सी सुनाती हैं आप? मैं कई सारी कहानियाँ, कई तरह की जो हैं अपनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, कई दूसरी हैं, तो उसको बताती रहती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, बहुत अच्छे। और जो 3 साल की बिटिया है उसको? उसका तो अभी इतना बोलना भी नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। और उससे तो फेस टाइम पे कभी बात हो जाती है, बाकी इतना अभी उससे अच्छा, नहीं अच्छा। होता कम्युनिकेशन। पर अच्छा, हाँ, कहते वो भी हैं कि समझती है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। जी हाँ। तो 2 तरह के माँ बाप होते हैं, ऑर्डिनरी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड एडजेक्टिव बन जाता जी है। हाँ, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, आप माँ भी हैं और नानी भी हैं। जी हाँ। क्या कारण है कि जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनसे ज़्यादा अफेक्शन क्यों होता है? अब ये पता नहीं, कुछ मन में ही कुछ ऐसा आ जाता है, इसका तो मैं कोई लॉजिक नहीं हो सकता। लेकिन ये कि पता नहीं, अपने बच्चे जब होते हैं तो उनको आप ज़्यादा उन पर डिसिप्लिन थोपते हैं, करते हैं। और अब उल्टा हो गया कि अगर माँ उसको डांट रही है तो हम कहेंगे तू डांट क्यों रही है इसको। अन्य शब्दों में जी। बच्चों के साथ कंडीशनल लव भी हो जाता है, जी हाँ, इनके साथ बिल्कुल। अनकंडीशनल है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। कभी आपकी जो बड़ी बिटिया है, मतलब ग्रैंड चाइल्ड, जी। अपनी कहती मम्मी मम्मी ने ऐसा किया, आपसे हाँ, शिकायत बहुत करती कंप्लेंट है? करती है, मुझे फ़ोन करके गया, नानी मम्मी को डांटो। तो आप क्या करती है उसको? मैं समझाती हूँ उसको, कहती है देख बेटा, मम्मी इस कारण से कर रही है, उसको कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव अच्छा। बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा, कहाँ कहाँ गई हैं विदेश में आप? विदेश में मैं यूएसए गई हूँ, कनाडा गई हूँ। यूएसए तो कई बार गई कई हैं बार अभी। गई हूँ। अच्छा। कनाडा गई हूँ, इधर ऑस्ट्रिया गई हूँ, जर्मनी गई हूँ, नीदरलैंड्स गई हूँ, दुबई। कौन सा देश सबसे अच्छा लगता है आपको इनमें, भारत के अलावा? भारत के अलावा मुझे यूएसए अच्छा लगता है। अच्छा, यूएसए में कहाँ गए यूएसए आप? मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रैवल किया है वहाँ पर, क्योंकि मेरी बहन भाई और डॉटर तीनों हाँ वहीं हाँ रहते हैं, तो हाँ उनके हाँ साथ में मैं हाँ। काफ़ी घुमा है। मुझे नियाग्रा फॉल्स जैसे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, अच्छा, अभी अच्छा। जब अलास्का क्रूज़ पे हम लोग लास्ट हाँ, टाइम गए अलास्का थे। की बात बताइए, ये जी। कैसे मूड आया आपको अलास्का का? मुझे शुरू से था, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, मैंने बीए तक। अच्छा अच्छा और अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है ज्योग्राफी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं अभी भी, मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ ब्रह्मांड के बारे में या कोई भी ऐसी दी जाती है तो मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ती रहती हूँ, मुझे शौक है उसका। तो मुझे कब से मेरे मन में था, एक तो मुझे नीदरलैंड्स का था कि कैसे बिलो सी लेवल कोई कंट्री हो सकता है, कैसे डाइक्स बना के उन्होंने समुद्र को रोका है। तो सबसे पहले जैसे ही मुझे मौका मिला मैं नीदरलैंड्स गई। ओहो। उसके बाद अलास्का का मुझे बहुत था कि जाना चाहिए, पैसिफिक ओशियन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, इट वाज अ लाइफ टाइम ओह एक्सपीरियंस। यस, ओह यस, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ऐसा कौन सा देश है जहाँ आप जाना चाहेंगी अब? आप अभी इंग्लैंड नहीं गई ना? इंग्लैंड में नहीं गई अभी तक। फ्रांस भी नहीं गई? हाँ, मुझे बस फ्रांस और इटली जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। और यदि मान लीजिए आपको एक ऑफर मिले कि आप ग्रीस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? बिल्कुल जाना चाहूँगी। तो इटली आप जाना चाहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल रोमन जाना, एम्पायर के लिए? बिल्कुल जाना तो चाहूँगी। ग्रीस भी जाइए। ग्रीस बिल्कुल, हाँ। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान में आप सब जगह ट्रैवल काफ़ी, कर हाँ, चुके हैं? काफ़ी मैंने नॉर्थ टू साउथ काफ़ी घूमा है। नॉर्थ ईस्ट भी गई हैं कभी? नॉर्थ ईस्ट नहीं गई मैं अभी तक। अच्छा। कैलकाटा तक गई हूँ, बट प्रतीक्षा कर रहा है नॉर्थ ईस्ट आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। आप विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी एडिशनल डायरेक्टर रही? जी हाँ, जी हाँ। कितने साल रही? 5 साल। 5 साल वो, 5 साल वो। अच्छा, होता क्या है कि जनरली 1 डेढ़ 2 साल में सबका ट्रांसफर हो जाता मेरा तो है। हर जगह बहुत लंबा टेन्योर मैंने है। देखा आपने कुल मिलाकर कुल 16 जगह काम किया जी है, हाँ। इतने लंबे काल में। हाँ, मेरा तो ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल से होता था। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो इस डिपार्टमेंट में विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसी क्या चीज़ आपने ख़ास की है जिससे कि महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके विकास के लिए कोई योगदान माना जा सके? मैंने, देखिए, मेरे पास बेसिकली मैं चाइल्ड डेवलपमेंट देखती थी यहाँ पर। पर कुछ टाइम मेरे पास चार्ज रहा विमेन डेवलपमेंट का, और नेचुरली दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो मेरा उसके साथ में तो संपर्क रहा ही। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा है कि महिलाओं की दशा अभी भी सुधरी नहीं है, और वो आज की स्थिति में भी यही बात है। एज कलेक्टर भी मैंने यही देखा है, तो मैंने कोशिश की वहाँ पर उनको समझाने की, उनसे बात करने की। और अभी मैं सबसे आश्चर्यजनक बात बताऊं कि अभी भी ये होता है कि अभी भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट वही है, पंचपति सरपंचपति, वही चल रहा है अभी तक। आपने क्या इसको रोकने की कोशिश की थी? जी हाँ, बिल्कुल कोशिश की मैंने। मैं 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम मीटिंग्स में गए, पंचायत की मीटिंग में मैंने अटेंड कर रही हूँ, या सरपंच आके बैठ रहा है मेरे पास में, तो मैं कहती आप सरपंच यहाँ पे? जी। पता लगा उसकी वाइफ सामने बैठी है, वो सरपंच है, घूंघट निकाल के, और पति आके मेरे पास बैठ रहा है। फिर मैंने उसको हटाया, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है आपको यहाँ बैठना। और उसकी वाइफ को बुला के मैंने कहा आप घूंघट हटाइए। मैंने अपने हाथ से उसका घूंघट हटा के अपने पास बिठाया। मैंने कहा ऐसे थोड़ी काम चल सकता है आपको। फिर जब आपके आने के बाद क्या वास्तव में परिवर्तन आया? परिवर्तन, फर्क तो पड़ा ही। जब एक बार सब वो चीज़ खत्म हो जाती है तो थोड़ा उस चीज़ का फर्क तो पड़ता ही है। आप मानती कि हमारे समाज में कुछ कमी है, महिलाओं का स्थान परिवार में छोटा ही होता है?
जी हाँ, बिल्कुल। ये खासकर गांवों में। जी हाँ, बहुत बहुत अभी तक भी मतलब कुछ बहुत विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तो उसको तो अभी पता नहीं कितना समय लगेगा, जबकि इतने कोशिश कर रहे हैं, इतनी योजनाएं भी बन गई, पर पता नहीं कितना आपका समय। ये कार्यक्रम जो है, आपका इंटरव्यू, इस समय लाखों महिलाएं देख रही हैं गांवों की। कृपया उनको 2 शब्द के माध्यम से कुछ प्रेरणा दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप शिक्षा लीजिए, शिक्षित होने की कोशिश करिए आज भी, और अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, और बच्चियों से व्यवहार जो है वो वही करिए जो अपने बेटों से करती हैं। और क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो ये हमारे यहाँ पर फ़र्क आ रहा है, ये ज़्यादा महिलाओं के कारण आ रहा है। अभी भी यही है कि सब बेटा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसके बिना, तो और बेटा चाहे तंग कर रहा है तो भी उसके पीछे पीछे ही घूमते रहेंगे। तो आज भी कई परिवारों में बेटे को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, और लड़की से घर का काम करवाएंगे। तो एक तो उनमें भेदभाव करना छोड़ दें, लड़की को भी उतना ही सशक्त बनाएं, स्वयं सशक्त बने पहले। घूंघट जो अभी तक भी बेमेल विवाह चल रहे हैं, मैंने कुछ परिवारों में देखा है अभी तक भी कि 17 साल की लड़की है, 30 साल के 32 साल के आदमी से उसकी शादी कर रहे हैं, बहुत लोगों को देखा मैंने। तो ये चीज़ सब खत्म हो जानी चाहिए। तो हम कितने साल इसको ख़त्म करने में सरकार की भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सरकार की भूमिका, इसको रोका जाना चाहिए बिल्कुल, कोशिश करके। मतलब कहाँ आज हमारे शहरों में तो ये स्थिति हो गई कि लड़का अगर 3 साल भी बड़ा है तो मना कर देती है, लड़की 1 साल 1.5 साल बड़ा ही लड़का हो तो ठीक रहेगा, बराबर का हो तो ठीक है। और गाँव में आज तक भी ये स्थिति है कि 15-16 साल की लड़की होगी और शादी कर देंगे उसकी 30 साल के लड़के से, 32 साल के लड़के से। तो एक सेंसिटिव सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आजकल की सासें जो गांव की हैं, जी, क्या उनमें परिवर्तन देखा है आपने अपनी बहू के प्रति? कुछ परिवर्तन आया है। अच्छा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। मतलब मुझे लगता है कि वो स्वयं प्रताड़ित होती रही हैं और बाद में अपनी बहुओं को प्रताड़ित करती हैं। और लड़कियों को नहीं करती? अपनी लड़कियों को भेदभाव तो आज भी करती हैं, लेकिन लड़कों के बहू और लड़की में फर्क करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो ये कैसे टूटेगा कुचक्र? ये तभी टूटेगा जब लड़की स्वयं सशक्त होगी। वो कैसे होगी बिना शिक्षा के? शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट। उसको अधिकार ही नहीं मिलता बाहर निकलने का। इसीलिए मैं कह रही हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शिक्षित बनाया जाए, और इसके लिए सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। पति, पिता, ससुर, पत्नी, बस के माँ यानी सास, सब मिला करके जीवन भर उसका तो दमन ही होता रहेगा। कभी कोई इवन छोटा भाई भी आके सर पे बैठ जाएगा उसके कि तू ये नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी। तो ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। तो कैसे तोड़ेंगे इस दुष्चक्र को? दुष्चक्र तभी टूटेगा जब लड़की स्वयं पढ़ेगी, स्वयं इसके बारे में जानेगी, तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए रमीला जी कि आप बचपन में भी कुछ लिखा करती थी? जी हाँ, जी हाँ। क्या लिखती थी? कहानियाँ, कविताएं लिखती थी मैं। देखिए मैंने शुरुआत ऐसे की कि मेरी मदर बीएड करने के लिए जयपुर भीलवाड़ा से बाहर चली गई, अजमेर जाके उन्होंने बीएड किया। तो मैं उनको बहुत मिस करती थी, तो मैंने पहली कविता मेरी माँ के लिए लिखी और लिखकर मैंने उनको भेजी। तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने मुझे बहुत उत्साह बंधाया कि तुमने बहुत अच्छी कविता लिखी है, तुम और लिखा करो। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ कविताएं और लिखी। एक बात पूछूं, यदि मान लीजिए ईश्वर के सामने आप जाती हैं और कुछ मांगती हैं प्रभु से, आपको तो सब कुछ मिला हुआ है, नहीं। क्या मांगेंगी बताइए? मैं तो ये मानूंगा कि जैसे मेरे पिता माता थे वो मुझे हर जन्म में मिलते रहे। सबसे बड़ा मुझे यही है। कितनी बड़ी चीज़ कह रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने रिटायरमेंट के बाद जी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर जनरलशिप भी ली। जी। आप MBA थी जी, MBA टॉप भी किया है आपने। तो ये मैनेजमेंट एजुकेशन जो है कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं? ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशन जो था, इट वाज अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नो, दैट्स ऑल राइट, पर मैनेजमेंट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, यू थिंक सो? बिल्कुल इम्पोर्टेंट सर। अच्छा, हाँ जी। नहीं, क्या एक प्रशासक के लिए प्रबंधकीय ज्ञान लाभदायक है? बहुत मतलब मैं वही कह रही हूँ कि वो आपको प्रबंधकीय ज्ञान अगर आपको होगा तो वो आपको बॉस से लीडर बना देगा। आपके हस्बैंड ने भी MBA किया हुआ है? जी हाँ, जी हाँ। तो डज इट रियली हेल्प? बिल्कुल हेल्प करता है आपको। एक अलग ही विजन देता है काम करने का। और लॉ की आपने LLB की है, उसका लाभ क्या मिला? उसका लाभ ही मिला कि कानून को समझने, कानून तो हर कदम पे काम आता है हमारे, तो वो हर चीज़ को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है उसके कारण से। और कहीं आपको कानूनी राय देनी है, किताब को फाइल्स पे लिखना है, तो आपकी एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होती है उससे। प्रशासक, एक प्रशासक होता है और महिला प्रशासक हो, तो आपको कभी ये महसूस हुआ कि महिला हैं प्रशासक नहीं, या महिला प्रशासक है? नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं ऐसा, लेकिन हाँ शुरू में थोड़ा लगता था। जब मैं आई थी नौकरी में तो लगता था कि लोग बड़े आश्चर्य से देखते थे मुझे। बहुत कम महिलाएं आती थी उस समय प्रशासन में, तो बड़े आश्चर्य से देखते थे, थोड़ा सा एम्बेरेसिंग सा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ मेरे जो बॉस भी रहे शुरू में, तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई और अगर मैं वहाँ चली गई
तो मुझे कहते थे अरे अकेली क्यों चली गई वहाँ पर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसी क्या बात हो गई, उसमें चले गए। तो लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगा। उसके बाद में भूल गई मैं तो कि कभी महिला हैं या पुरुष हैं, यू आर एन ऑफिसर देन यू आर एन ऑफिसर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या महिला अधिकारी पुरुषों की तुलना में अधिक अच्छी, कुशाग्र, सक्षम होती हैं, अधिक ईमानदार होती हैं, या दोनों का स्तर बराबर होता है? आजकल तो बराबर ही है दोनों का, मैं ही मानती हूँ। पहले नहीं था? पहले नहीं था। पहले ये मानते थे कि सामान्यतः अगर महिला है तो ईमानदार होगी ही, मेहनत भी करेगी, हार्ड वर्किंग भी होगी। पर अभी भी मैं मानता हूँ कि हाँ, अभी भी कंपैरेटिवली अच्छा है। हाँ जी, तुलना करें तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स, बेटर ह्यूमन बीइंग। अच्छा, एक बात बताइए, हृदय महत्वपूर्ण है या विवेक महत्वपूर्ण है प्रशासनिक निर्णयों में? दोनों का संतुलन। अच्छा, क्या आपको कभी किसी के दुख को देखकर आंखों में जी हाँ, आंसू आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट एम्पैथी यू हैड? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। हाँ अनाथ बच्चों के लिए क्या किया आपने? आप क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट जी हाँ, बहुत मैंने देखा वहाँ पर, क्योंकि कई बार हम बड़ी नियम कानून की बात करते हैं और बच्चे भूखे मरते रहते हैं। तो उनको देखकर फिर मुझे लगता था कि आंगनबाड़ी पर जो बच्चे आते थे तो उसमें नियम है 6 साल तक के बच्चे आएंगे, लेकिन कई बार फिर हम देखते थे कि थोड़े बड़े बच्चे भी आकर अगर खाना खा जाते हैं आंगनबाड़ियों तो की क्या? दशा अच्छी तो नहीं है? बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन उनको फिर भी काफ़ी कुछ किया है आंगनबाड़ियों ने। जितना विशाल नेटवर्क इनका फैला हुआ है तो उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा ही है। अंतिम प्रश्न, आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी पूरी कोशिश के बावजूद आपको सफलता नहीं मिली किसी निर्णय को लागू करने में, बच्चों के लिए करने में, महिलाओं के लिए करने में? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आप खुद ही पूरी सफलता ना मिली हो, लेकिन कुछ सीमा तक अवश्य सफलता मिली। तो आपने प्रमिला जी की बातें सुनी, जिस प्रकार से एक अधिकारी अपने समस्त समर्पण के भाव से, दक्षता का प्रयोग करते हुए, व्यवहार कुशलता और ईमानदारी का परिचय देते हुए छाप छोड़ सकता है प्रशासन पर। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे समाज की बहुत बड़ी धरोहर हैं। हमें चाहिए इनसे सीखना, किस प्रकार से मानव हृदय से और विवेक से, दोनों से, उनके समुच्चय से, उनके समंजन से कार्य कर सकता है। इस देश को बदलने के लिए ज़रूरत है ऐसी महिलाओं की, आप जैसे व्यक्तियों की भी, उनके समर्थन की, जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। परिवार का महत्व समझें, माता पिता का सम्मान करें, भाई बहनों के साथ मिलकर रहें, पति पत्नी के संबंधों को निश्चित रूप से एक महत्व दें, बच्चों के लिए अभिभावक बने, प्रेरणा बने, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के भी। और इसलिए हमें अच्छा लगा प्रमिला जी आपसे बात करके। आप आई, धन्यवाद। धन्यवाद।